लॉकडाउन राइटर और उसके दोस्त सीरीज में आज पढ़ रहा हूं विवेक मिश्र की कहानी घड़ा। विशाल उठकर बिस्तर पर बैठ गए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। विशाल तेजी से बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गए। शीतल फोन पर बात करने में व्यस्त थी। विशाल ने कमरे के कोने में खड़े घड़े को उठाया और ड्राइंग रूम से निकालकर लॉन में आ गए। शीतल भी विशाल के पीछे पीछे बाहर आ गई। वह विशाल से कुछ कह पाती तब तक विशाल ने उस बड़े राजस्थानी घड़े को, जिस पर कच्चे चटक रंगों के फूल पत्तियां और बेल बूटे बने थे, जोर से जमीन पर दे मारा। विशाल हाँफ रहे थे और शीतल उनकी बाह पकड़े हतप्रभ खड़ी थी। घड़े के छोटे छोटे टुकड़े लॉन में बिखर गए थे। आज जब विशाल घर लौटे थे तब वे बहुत खुश थे और शीतल का हाल जानने के लिए उत्सुक लग रहे थे। विशाल ने घर आते ही पूछा था, क्या कहा डॉक्टर ने? कैसा है बेबी? सब नॉर्मल तो है ना? शीतल ने आश्वस्ति के भाव चेहरे पर लाते हुए कहा था, हाँ सब ठीक ही है। वजन, ब्लड प्रेशर, आज अल्ट्रासाउंड भी करवाया। सचमुच विशाल, कैसा विचित्र अनुभव है। अपने ही भीतर पलते बच्चे की तस्वीर स्क्रीन पर देखना, उसके छोटे छोटे हाथ पैर तो ऐसे चल रहे थे जैसे उसे मालूम हो कि हम उसे देख रहे हैं। कितना अजीब लगता है अपने भीतर एक और दिल को धड़कते हुए देखना। मैं तो अपने आंसू नहीं रोक सकी, बस अब मैं उसे देखना चाहती हूं। विशाल की आंखें उत्सुकता और कौतूहल से भरी थीं। उन्होंने शीतल को बीच में ही रोककर पूछा, कोई समस्या तो नहीं है? सब ठीक है ना? काश मैं भी तुम्हारे साथ चल पाता। एनीवे, फाइनली क्या कहा डॉक्टर ने? शीतल ने विशाल के कंधे पर टंगे बैग को उतारते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा बेबी बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखना है। मौसम बदल रहा है ना, और मेरा गला भी कुछ ठीक नहीं, इसलिए ठंडी चीजें खाने और फ्रिज का पानी पीने को मना किया है। शीतल ने कमरे के कोने में रखे एक नए राजस्थानी घड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, हॉस्पिटल से लौटते हुए मैं ये घड़ा भी ले आई, अब इसी का पानी पीऊंगी। विशाल की दृष्टि घड़े पर पड़ते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी आंखों में कुछ चुभ रहा हो। कमरे के कोने में रखे मिट्टी के घड़े पर कच्चे चटक रंगों से फूल पत्तियां बनी थीं। शीतल ने विशाल की ओर देखते हुए पूछा, सुंदर है ना? विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ शीतल की ओर देखा, एक बार फिर घड़े को देखा और बेडरूम की ओर बढ़ गए। उनके पीछे शीतल भी बेडरूम में आ गई। शीतल ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? विशाल ने थोड़ा रुककर उत्तर दिया, तुम भी कमाल करते हो। आजकल पानी पीने के लिए कौन घड़ा घर में रखता है, वो भी इतना बड़ा। कुछ भी उठा लाते हो। फ्रिज का पानी नहीं पीना था तो एक छोटी सुराही ले आती, पर यह इतना बड़ा फूल पत्तियों वाला राजस्थानी घड़ा, हटाओ इसे यहां से। शीतल बिना कुछ कहे विशाल को देखती रह गई। विशाल, जो ऐसे समय में शीतल का हर तरह से ध्यान रख रहे थे, बच्चे के जन्म का उन्हें शीतल से भी अधिक बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने खुद अपने हाथों से बेडरूम के चारों ओर गोल मटोल, गोरे, काले, सांवले, हंसते रोते कई बच्चों के चित्र लगाए थे। पर आज अचानक एक घड़े को लेकर विशाल का इस तरह गुस्सा होना शीतल को कुछ समझ नहीं आया। वो बेडरूम से बाहर आ गई। विशाल कपड़े बदलकर बेडरूम में ही लेट गए। ऐसे समय में जब वह अपनी पत्नी का इतना ध्यान रख रहे थे, उन्हें भी इस तरह शीतल से बोलना अच्छा नहीं लगा था। पर वह घड़ा
जिस पर कच्चे चटक रंगों से फूल पत्तियां बनी थीं, उनकी आंखों में अभी भी चुभ रहा था। विशाल ने आंखें बंद कर ली, पर अब भी वह उनकी आंखों के सामने था और उन्हें बार बार एक ऐसे गहरे कुएं में खींच ले जा रहा था जिसकी गहराइयों में झिलमिलाते पानी पर उन्हें ऐसा ही राजस्थानी बड़ा मिट्टी का घड़ा दिखाई देता, जिस पर कच्चे रंगों से फूल पत्तियां बने थे। वह उस गहरे कुएं के गंदले पानी की सतह पर ऐसे हिलते डुलते हुए तैरता जैसे खुद को डूबने से बचाना चाहता हो। पर धीरे धीरे उसमें पानी भरने लगता और उस घड़े से हाफती छटपटाती बुलबुले बनाती हवा बाहर निकलती। घड़ा हार जाता और आखिर में डूब जाता। विशाल उस घड़े को, उस कुएं को, उस शाम को भूल जाना चाहते थे जिस शाम वह राजस्थान में अपने गांव ढांढेसा में अपनी हवेली के बरामदे में बड़ी बेचैनी से टहल रहे थे। हवेली के भीतर के एक कमरे से किसी औरत के रोने चीखने की आवाज आ रही थी। यह विशाल की भाभी की आवाज थी। वह गर्भवती थी और गर्भ 9 महीने से भी ऊपर का हो चुका था। आज दोपहर से ही उन्हें दर्द उठ रहा था। हवेली के भीतर के कमरे में डॉक्टर उनकी जांच कर रही थी। डॉक्टर ने कमरे से बाहर निकलते ही कहा था, इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। वैसे तो सब ठीक है, पर घर में प्रसव होने पर थोड़ी मुश्किल हो सकती है। पर विशाल के बड़े भाई साहब ने भाभी को अस्पताल ले जाने से मना कर दिया था। विशाल डॉक्टर को शहर छोड़ने चले गए थे, जो गांव ढांढेसा से 20-22 किलोमीटर दूर था। विशाल डॉक्टर को छोड़कर जब तक हवेली वापस लौटे, सूरज डूब चुका था। पर हवेली के बरामदे की बत्तियां नहीं जल रही थीं। भीतर से भाभी की रोने की आवाजें आ रही थी। हवेली के आंगन में कुछ औरतें, भाई साहब के 2 खास कारिंदे और दाई, जिसे डॉक्टर के जाने के बाद जचकी के लिए बुलाया गया था, बैठे थे। भाई साहब भाभी के पास कमरे में थे। आंगन के बीच में एक बड़ा राजस्थानी घड़ा था जिस पर कच्चे चटक रंगों से फूल पत्तियां बनी थी। हवेली में एक भयावह सन्नाटा तैर रहा था। आज विशाल को उस घड़े पर बने फूल, उसकी गर्दन पर बने बेल बूटे अच्छे नहीं लग रहे थे। दाई ने उठते हुए कहा, मरी हुई छोरी जनी है बीलड़ी ने, और आगे बढ़ते हुए काला कपड़ा घड़े पर ढक दिया। भाभी के रोने की आवाज तेज हो गई। भाई साहब कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने आंगन में बैठे अपने खास कारिंदों को इशारा किया। दोनों उठकर घड़े की तरफ बढ़े। तभी घड़ा कांप उठा। मिट्टी का बेजान घड़ा, बेल बूटों और फूल पत्तियों वाला घड़ा। विशाल सोच रहा था, क्या किसी और ने भी उस घड़े को कांपते हुए देखा है? घड़ा ही हिला था या धरती हिल रही थी? घड़े की ओर बढ़ते हुए दोनों आदमी ठिठक गए। घड़ा फिर हिला और लुढ़क गया। घड़े में भरा सफेद घर का पिसा दरदरा नमक फर्श पर फैल गया। 2 नन्ही नमक से सनी मुट्ठियां घड़े से बाहर निकल आईं। भाभी जो कमरे की चौखट से टिकी रो रही थी, उनकी आंखें ऊपर चढ़ गईं। अब उनकी चीखें दहाड़ों में बदलने लगीं। विशाल को लगा जैसे हवेली की दीवारें उनकी दहाड़ों से थर थर कांप रही हैं। वह घड़े से बाहर झांकती नन्ही मुट्ठियों को घड़े से बाहर खींचकर सीने से लगा लेना चाहती थी। वह उन्हें पकड़ने के लिए बढ़ी भी, पर कमरे की चौखट को छोड़ते ही आंगन के फर्श पर मुंह के बल गिर पड़ी।
उनके मुंह से निकली चीख कई विचित्र सी ध्वनियों में टूट गई। वह यदि कुछ साफ साफ बोल पाती तो यह कहती, मार डाला मेरी बच्ची को। लेकिन उस ध्वनि को समेट कर जोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि अब वह असंख्य टुकड़ों में बटकर आंगन में तैरती हुई हवेली के बाहर पसरे अंधेरे में विलीन हो गई थी। पर उसके कुछ बारीक रेशे अब भी हवेली की दीवारों से टकराकर उन्हें झनझना रहे थे। फर्श पर फैला नमक आंगन में खड़े लोगों की आंखों में चुभ रहा था। सब अंधे गूंगे बहरे बन खड़े थे। अगर कुछ बोल रहा था तो वो थी दो नन्ही नन्ही नमक से सनी घड़े के मुंह से बाहर झांकती मुट्ठियां। विशाल कांपते पैरों से अपनी आंखें मसलते हुए घड़े की ओर बढ़े, पर भाई साहब ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। भाई साहब के दोनों खास कारिंदों ने मुट्ठियों को पकड़कर वापस घड़े में ठेल दिया और मुंह पर काला कपड़ा बांध दिया। औरतें भाभी को उठाकर कमरे में ले गईं। भाभी होश में थी या नहीं कहा नहीं जा सकता। उनके दांत भिजे हुए, आंखें चढ़ी हुई थीं और हाथ पांव एकदम ठंडे पड़ चुके थे। विशाल की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया था। अपनी पूरी शक्ति समेटकर वह अपने पैरों पर खड़े रह पाने की कोशिश कर रहे थे। उनके सामने जो कुछ भी घटा था वह किसी दुस्वप्न सा धीरे धीरे उनकी आंखों के आगे तिर रहा था। उनके कानों में अभी भी भाभी की चीखें गूंज रही थीं। उन्होंने खुद को संभालते हुए सिर को झटका और हवेली के दरवाजे की ओर लपके, जहां से भाई साहब और उनके दो आदमी आंगन के बीचों बीच रखे उस घड़े को उठाकर ले गए थे। वह जब तक हवेली के बाहर पहुंचे, भाई साहब की जीप काला धुआं पीछे छोड़ती हुई हवेली से बाहर निकल चुकी थी। वे पागलों की तरह गिरते पड़ते काले धुएं के पीछे भाग रहे थे, पर धुआं उन्हें पीछे छोड़कर फर्राटे से गांव के बाहर बने एक मनहूस कुएं पर जा पहुंचा था, जहां चारों ओर गहरा सन्नाटा था। कुएं की मुंडेर पर एक दिया रोशनी देने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था। भाई साहब की जीप जिस फर्राटे से कुएं तक पहुंची थी, उसी फर्राटे से वापस हवेली की ओर लौट गई। विशाल कुएं की मुंडेर पर हाथ रखे हाँफ रहे थे। दिए की रोशनी में झिलमिलाते कुएं के पानी में बुलबुले उठ रहे थे। घड़ा डूब चुका था।